हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट लेक्चर ऑन डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। आज हम समझेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, एल्गोरिदम्स क्या होती है, इनका बेसिक इंट्रोडक्शन की कहाँ इस सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी और हम इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या इससे हमको बेनिफिट है। ऑलराइट, डेटा का मतलब क्या होता है? डेटा इज़ अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन और ऑल्सो नोन एज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम इकट्ठा करते हैं तो उसको मिला के बोलते हैं डेटा। उसको मिला के डेटा बनता है, उसको डेटा बोलते हैं। ओके, डेटा का मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। मान लीजिए कि आप एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पे गए, आपको किसी ट्रेन से जाना है। तो जैसे हम रेलवे स्टेशन में एंटर होते हैं तो हमारे सामने एक टेबल ऑफ कंटेंट आती है कि कौन सी ट्रेन कहाँ पे जाएगी, कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, कितनी बजे आएगी, उस ट्रेन का नंबर क्या है। तो हम सर्च करते हैं उस ट्रेन को, जैसे हमें वो ट्रेन दिखती है तो हम फाइंड आउट करते हैं और हम उस पर्टिकुलर रो को देखते हैं। जिस रो में उस ट्रेन का नाम होता है या नंबर होता है, उस रो को हम देखते हैं और समझते हैं कि वो ट्रेन कहाँ आएगी, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी और क्या वो आ चुकी है या डिले है या कितनी बजे आएगी, किस प्लेटफॉर्म पे हमको उसके लिए जाना है। अब हम उस पर्टिकुलर रो को देखते हैं, ना कि बहुत सारी दूसरी रोज़ को जो साथ साथ दूसरी ट्रेन की जानकारी हमको देती है। तो जिस रो को मैंने अभी देखा, जो मेरे काम की रो थी, उस रो को हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, वो पर्टिकुलर रो है इन्फॉर्मेशन और बाकी जो सारी ट्रेन्स हैं वो सब कलेक्शन, उस कलेक्शन मिलके क्या बना रहा है, एक डेटा बना रहा है, डेटाबेस बना रहा है कि ये डेटाबेस है, ये बाकी सब ट्रेन्स का कलेक्शन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा इज़ नॉट नेसेसरीली कि टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो, डेटा इमेज फॉर्म में हो सकता है, डेटा वीडियो में हो सकता है, फोल्डर फाइल किसी भी फॉर्म में, किसी भी डॉट एक्सटेंशन में डेटा हमारा हो सकता है। डेटा स्ट्रक्चर, अब डेटा स्ट्रक्चर का ये मतलब है कि इस डेटा को आप कंप्यूटर में किस तरीके से सेव करें कि इसको आसानी से प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब ये तो कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी की बात हो गई। मैं आपको रियल लाइफ में से एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, हम मान लीजिए किचन है, किचन में हम रोज़ चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रोज़ यूज़ करने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज़ का कितना महत्व है और कौन सी चीज़ का कम महत्व है। तो हम हमेशा नमक या शक्कर को बहुत ज़्यादा पास कहीं रखेंगे ताकि वो इजीली एक्सेसिबल हो, और कुछ चीज़ें जिनकी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ती है उनको हम उतना पीछे रखेंगे। जैसे दाल चावल है, इसको हम सेकंड प्रायोरिटी पे रखेंगे, छोले हैं, राजमा है, इसको हम थर्ड प्रायोरिटी पे रखेंगे। तो हम इसी हिसाब से कबर्ड भी अगर आपके पास है तो आप कौन सी चीज़ों को नीचे रखेंगे, कौन सी चीज़ों को ऊपर रखेंगे, है ना। ऊपर आप उन चीज़ों को रखेंगे जिसकी आपको कम से कम आवश्यकता पड़ती है, कम पड़ती है, और आप बिल्कुल ईजीली एक्सेसिबल जगह पे कौन सी चीज़ें रखेंगे जिसकी आपको ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, बार बार फ्रीक्वेंटली उसका यूज़ होता रहता है। तो इसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा को आपने इस हिसाब से रखा है कि आपको वो एक्सेसिबली ईजी हो, एक्सेस करने में ईजी हो। जैसे कि आपका कबर्ड भी होता है कपड़ों का, तो रोज़ पहनने के कपड़े आप एक जगह रखते हैं, पर कभी कभी शादी में पहनने के या स्पेशल कपड़े जो होते हैं, सूट्स होते हैं, लहंगे होते हैं, उनको आप ऊपर रखते हैं या सबसे नीचे रखते हैं। उनको आप ऐसे सामने नहीं रखते क्योंकि आपको वो बार बार नहीं निकालना है। ठीक है, तो कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है, जो ऑर्गेनाइजेशन हम करते हैं वही होता है डेटा स्ट्रक्चर। इसमें हम ये सोचते हैं कि डेटा को हम कैसे रखें कि हम इसको जब हमको ज़्यादा ज़रूरत हो तो इसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, सभी चीज़ों को आसानी से प्राप्त किया जा सके। सभी का हमको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पर रखा है, ये यहाँ पर रखा है, इसको इस तरीके से निकाला जा सकता है मेमोरी में से। अब ये समझ लीजिए, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम डिज़ाइन एंड डेटा स्ट्रक्चर। डेटा आर वैल्यूज़ और अ सेट ऑफ वैल्यूज़। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डेटा खुद वैल्यू या सेट ऑफ वैल्यू या फिर सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है, डेटा आइटम रिफर्स टू सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, डेटा आइटम अगर हम बोले डेटा आइटम, तो डेटा आइटम क्या होता है, एक सिंगल एटॉमिक वैल्यू को हम डेटा आइटम बोलते हैं। डेटा आइटम क्या हो सकता है, ग्रुप आइटम, डेटा आइटम दैट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स, मतलब एक को डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि नाम हम क्या नाम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम,
लास्ट नेम। 3 में हम डिवाइड कर सकते हैं कि आपका नाम जो भी है, मन में आप एक कोई भी एग्जांपल सोच लीजिए, तो उसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम में आप डिवाइड कर सकते हैं। किसी किसी का मिडिल नेम होता है, नहीं होता है, तो आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक। अब डेटा आइटम 2 प्रकार के हैं, ग्रुप आइटम और एलिमेंट्री आइटम। ग्रुप आइटम मतलब जिसको डिवाइड किया जा सकता है, और एलिमेंट्री आइटम जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। डेटा आइटम दैट कैन नॉट बी सब डिवाइडेड इनटू सब आइटम, जैसे कि पैन कार्ड नंबर है, पासबुक नंबर है, इनको डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक। अब हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर की। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ स्पेशलाइज्ड फॉर्मेट फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग डेटा। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइज करने के बाद डेटा स्टोर कर रहे हैं। अब हमने डिसाइड तो कर लिया कि इस जगह पर ये रखना है, इस जगह पर ये रखना है, और उसके बाद अब हमने क्या कर दिया, उसको स्टोर भी कर दिया। जैसे आपने कबर्ड में डिसाइड कर लिया कि चलो यहाँ में अपने जीन्स रख लेंगे, यहाँ शर्ट रख लेंगे, यहाँ पे हम स्पेशल कपड़े रख लेंगे, और यहाँ पे घर के कपड़े रख लेंगे, ऐसा हमने मन में सोच लिया। अब हम उसमें स्टोरेज भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग। ओके। द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। अब इसके लिए हम कोई सा भी मॉडल इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। आजकल जैसे कि किचन्स में मॉड्यूलर किचन्स आ गए हैं, राइट। तो मॉड्यूलर किचन्स की क्या खासियत रहती है कि मॉड्यूलर किचन्स में हर ट्रॉली में एक डिज़ाइन होता है। उस डिज़ाइन में क्या रहता है, किसी में प्लेट्स रख सकते हैं, किसी में थालियाँ रख सकते हैं, कटोरियाँ किसी में रखना है, किसी में ग्लास रखना है, किसी में भारी बर्तन रखना है। ठीक है। अगर आपने किसी के घर में देखा हो या आपके घर में हो तो आपको पता होगा कि ये एक मॉडल रहता है। ठीक है। तो उसी तरीके से एक मॉडल डिज़ाइन होता है कंप्यूटर के अंदर डेटा के लिए। ठीक है। तो वो मॉडल किस पे बेस्ड होता है, या तो किसी लॉजिकल या मैथमेटिकल मॉडल के हेल्प की स्ट्रक्चर की मदद से हम उसी डेटा को रखने के लिए भी वैसा ही स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो वो लॉजिकल और मैथमेटिकल होता है, यानी एक दूसरे से वो किस हिसाब से जुड़ा हुआ रहेगा, उसके पीछे कोई लॉजिक होता है या मैथ्स रहता है, जो हम आगे सीखेंगे। अ डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू लॉजिकली ऑर्गेनाइज डेटा दैट स्पेसिफाई। डेटा स्ट्रक्चर क्या बताता है, अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स कि डेटा ऑब्जेक्ट्स बताता है, और सेट ऑफ ऑपरेशन, 2 चीज़ें उसमें बताता है कि किस प्रकार का डेटा होगा उसमें स्टोर, और उस डेटा पे हम क्या क्या ऑपरेशंस लगा सकते हैं। ये दो चीज़ें वो बताता है डेटा स्ट्रक्चर। ओके। व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर, और अच्छे से समझते हैं हम इसको। अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, क्या है, हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डेटा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट द इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इफिशिएंटली। ठीक है। अभी तक हमने स्टोरिंग की बात की, हम एक वर्ड जो छोड़ दिया था उसको वापस ले लिया, रिट्रीव। हमको डेटा को स्टोर तो करना ही है, पर साथ साथ रिट्रीव यानी फैच भी करना है, वापस भी लेना है, प्राप्त करना है। स्टोर भी कर दिया, सही जगह पे उसको रख दिया, फिर उसको निकालना भी है जब उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो वो भी इफ़िशिएंटली ऐसे स्टोर करना है कि हम, मतलब वो कहते हैं ना कि हम तो घर का ऐसा सामान व्यवस्थित जमाते हैं कि आंख बंद करके भी बता दें कि वो चीज़ उस ड्रॉज में रखी है ना। कुछ लोगों के घर में स्टेशनरी एक ड्रॉज में रखी जाती है कि जहाँ पे पेन, पेंसिल, कैंची, टेप, स्टेपलर एक जगह पे रखें। तो अगर आपसे कोई बोलेगा अरे कैंची लाना, तो तुरंत आप उस ड्रॉज को खोलेंगे, तुरंत कैंची ले आएंगे, वापस जगह पर रख देंगे। तो इसको बोलते हैं कि इफ़िशिएंट, स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड इफ़िशिएंटली। The structure not only stores data but also supports operation for accessing and manipulating data। अभी जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है कंप्यूटर के अंदर, उस स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ यही काम नहीं होता कि डेटा को रखा और निकाला, एक और काम होता है, क्या, ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन उस डेटा पे किए जा सकते हैं, उसको कैसे एक्सेस करना, मैनिपुलेट करना है यानी अपडेट करना या चेंज करना, है ना। जो ऑलरेडी है उसको चेंज करना, डेटा जो है उसकी या तो वैल्यू चेंज करना है या डेटा के अंदर कुछ एडिटिंग करना, उसको बोलते हैं मैनिपुलेशन। ठीक। ओके। यहाँ पे 2 फोटोज़ दिए हुए हैं, अरे के फ़ोटोज़ दिए हुए हैं। तो ये एक्चुअली में अरे के फ़ोटो और ट्री का फ़ोटो दिया हुआ है, ये एग्जाम्पल है, डेटा स्ट्रक्चर का ही एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इन्होंने अरे दे दिया, एक एग्जाम्पल इन्होंने ट्री दे दिया। अरे में इन्होंने बताया कि सीक्वेंशली डेटा स्टोर कर रहे हैं, ट्री में इन्होंने बताया कि एक के नीचे एक हायरार्किकल फॉर्म में डेटा स्टोर कर रहे हैं। ये दोनों तरीके हैं, एक मैथमेटिकल मॉडल हैं ये दोनों।
ठीक है, लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल्स जैसे हमने अभी पढ़ा। एग्जाम्पल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, ये दोनों एग्जाम्पल हैं, इसीलिए इस स्लाइड में इसको ऐड किया गया है। ओके, अब हम आ जाते हैं एल्गोरिदम पे। आई होप कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर आपको क्लियर है बहुत अच्छे से कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम किस पे आ जाते हैं, एल्गोरिदम पे, कि एल्गोरिदम क्या होती है। एन एल्गोरिदम इज अ सीक्वेंस ऑफ अनएम्बिगियस इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंस लिखना, सीक्वेंस यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखना, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम। अब यहाँ पे एक वर्ड हमने यूज़ किया है अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस का मतलब होता है जिसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो, विच इज़ वेरी मच क्लियर। अनएम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब है कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़, कुछ ऐसी चीज़ जिसका मीनिंग क्लियर नहीं है इज़ एम्बिगियस। बट व्हाट वी आर सेइंग हियर अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस मतलब जिसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसे सीक्वेंस लिखना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस लिखना स्टेप बाय स्टेप, उसको बोलते हैं एल्गोरिदम। ठीक है, कई बार बचपन में पूछते थे कि आप 3 स्टेप में ये काम कैसे करेंगे, ये तो हम पहले ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, इस तरह से, है ना। जैसे कि आपको अगर कोई पूछे कि कुकिंग में आप ये कैसे कुक करेंगे, इसकी क्या रेसिपी है, तो आप से पूछा आलू के पराठे बनाने की क्या रेसिपी है, तो आप क्या बोलेंगे, पहले आलू बॉईल करिए, फिर आलू के छिलके उतारिए, फिर आलू को मैश करिए, फिर उसमें मसाला डालिए। ठीक है, तो दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस विच इज़ अ वेरी क्लियर प्रोसेस। इसमें आप स्टेप को ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि पहले आलू के छिलके उतारिए, फिर उसमें मसाला डालिए, फिर उसे उबालिए, ऐसे आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते इनको, और ना ही आप इसको अनक्लियर फॉर्म में बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है और क्लियर बताना है। ठीक है, दैट इज़ फॉर ऑब्टेनिंग अ रिक्वायर्ड आउटपुट फॉर एनी लेजिटिमेट इनपुट इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब आपको क्या चाहिए, एक फिक्स इनपुट चाहिए और एक फिक्स टाइम में वो चाहिए। ठीक है, उसके लिए आप क्या लिखते हैं, एल्गोरिदम। इसका इनफाइनाइट टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकते कि फाइनली कभी ना कभी आपको आंसर मिलेगा, पर कब मिलेगा ये हम नहीं बता सकते। एल्गोरिदम एक फाइनाइट टाइम में एग्जीक्यूट होनी चाहिए और इसका जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये कंपाइल होने के बाद क्या आउटपुट देगी। जैसे अगर मैंने आपसे बोला एक ऐसा प्रोग्राम लिखो जो बताए नंबर इवन है या ऑड, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। अगर मैं 2 दूंगी इनपुट में तो इसका आउटपुट आएगा इवन, और अगर मैं 3 दूंगी तो इसका आउटपुट आएगा ऑड। ये बिल्कुल पहले से क्लियर होना चाहिए और ये फाइनाइट टाइम में इसका आउटपुट आना चाहिए। इधर हम देख सकते हैं एक फ़ोटो जिससे हम समझेंगे प्रॉब्लम को से हमने क्या डेवलप किया, एल्गोरिदम को हमने दिया कंप्यूटर में, तो जब हम उसमें इनपुट डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट। ओके, नाउ एल्गोरिदम के बारे में समझ लीजिए कि एल्गोरिदम्स के और क्या क्या फीचर्स हैं। फीचर्स नहीं, दिस इज़ प्रॉपर्टीज़, बेसिकली प्रॉपर्टीज़। एल्गोरिदम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। एल्गोरिदम्स का मतलब होता है सिंपल भाषा में लिखना, सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज या जो भी हिंदी लैंग्वेज जो भी आप समझ रहे हैं, उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस लिखने हैं और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको ये किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज सी, जावा, सी शार्प, सी प्लस प्लस, पाइथन में नहीं लिखना। आपको सिंपली बस ये लिखना है कि आप इसमें क्या करने वाले हैं, राइट। वी कैन ऑलवेज यूज़ फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज टू इन्हांस द परफॉर्मेंस ऑफ एन एल्गोरिदम। आप इस एल्गोरिदम को जिस भी लैंग्वेज में लिखेंगे तो उस लैंग्वेज के फीचर्स हम ऑब्वियसली यूज़ कर सकते हैं, एल्गोरिदम की परफॉर्मेंस उससे बढ़ा सकते हैं। अब फीचर्स क्या होते हैं लैंग्वेज के, जैसे कि मान लीजिए एक होती है हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक होती है हमारी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो उसमें क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, है ना, और एनकैप्सुलेशन, ये सब फीचर्स होते हैं, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारे फीचर्स आप किस में यूज़ कर सकते हैं, आपके एल्गोरिदम में यूज़ कर सकते हैं। दैट डज़ नॉट मीन कि इसको आप प्रोसीजरल ओरिएंटेड में नहीं बना सकते, उसमें भी बना सकते हैं सिंपली, पर इसमें आप बनाएंगे तो आपको इसके फीचर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है,
Designing of an algorithm is an art, and we are going to learn the skills of designing the algorithm in this module. Okay, very simple. Whenever we design an algorithm, the upper and lower limit of input size for that algorithm should be clearly known in advance before the practical implementation of any problem. जब हम प्रोग्राम जब हम एल्गोरिदम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें पहले से पता होना चाहिए कि कहाँ से लेके कहाँ तक, यानी कि क्या रेंज, अपर लिमिट लोअर लिमिट, यानी कि क्या रेंज जो है किसकी, इनपुट साइज़ की रेंज, वो क्या है। इनपुट साइज़ की रेंज एल्गोरिदम लिखने के पहले हमें पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ एन एल्गोरिदम। ये फॉलोइंग फीचर्स जो हैं एल्गोरिदम के होते हैं। ओके, फाइनाइटनेस, सबसे पहले फाइनाइटनेस। एन एल्गोरिदम मस्ट ऑलवेज टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, कभी भी इनफिनाइट लूप में एल्गोरिदम को नहीं फंसना चाहिए, कहीं ना कहीं उसका ब्रेक होना ही चाहिए कि वो एल्गोरिदम कब ख़त्म हो जाएगी उसकी गारंटी होनी चाहिए। कोई सी भी एल्गोरिदम इनफिनाइट नहीं हो सकती, कहीं ना कहीं उसको एंड होना ही चाहिए, और ये उसका फीचर है। सिमिलर प्रोसीजर्स विच डिफर ओनली इन दैट डू नॉट टर्मिनेट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज कंप्यूटेशनल मेथड्स। ठीक है, बेसिकली बस आप इतना समझ लीजिए कि आपकी एल्गोरिदम को फाइनाइट होना चाहिए। डिफाइनाइटनेस, ईच स्टेप ऑफ एन एल्गोरिदम मस्ट बी प्रिसाइसली डिफाइंड। ठीक है, जो भी आपका स्टेप है वो प्रिसाइसली डिफाइंड होना चाहिए कि करता क्या है, कोई एम्बिग्यूटी उसमें नहीं होना चाहिए, कोई क्लैरिटी उसमें बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, इनपुट फीचर, ऑब्वियसली इनपुट तो चाहिए आपको, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ एल्गोरिदम। एन एल्गोरिदम हैज़ ज़ीरो और मोर इनपुट्स। ठीक है, ज़ीरो और मोर क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर आपने प्रोग्राम लिखना है, एल्गोरिदम लिखनी है टू टाइप हेलो वर्ल्ड, उसमें आप क्या इनपुट देंगे, कोई इनपुट नहीं देना आपको, इट विल सिंपली टाइप हेलो वर्ल्ड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो आपका इनपुट ज़ीरो भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है। आउटपुट हैज़ वन और मोर आउटपुट, है ना, वन कम से कम एक आउटपुट तो हो, वरना हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसका क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा, इसलिए एक या एक से अधिक आउटपुट होना चाहिए। इफेक्टिवनेस, एल्गोरिदम इज ऑल्सो जनरली एक्सपेक्टेड टू बी इफेक्टिव in the sense that its operation must all be sufficiently basic that they can in principle be done। इफ़ेक्टिव होनी चाहिए आपकी एल्गोरिदम, जो आपने लिखा है एल्गोरिदम में उसके ऊपर प्रोग्रामिंग की जा सके, उसका प्रोग्राम बनाया जा सके। आई होप दिस मच इज क्लियर that what is basically data structure and what is algorithm. Thank you so much. I will see you in the next lecture.